जय हिंद। आइए खान सर का जेली डी के जीएस का ये आपका टेस्ट नंबर 37 है। इससे पहले आपको 36 तक आपको करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि इसमें 50 प्रश्न आता है, जिसमें जीके, साइंस और करंट अफेयर भी रहता है। पूरी तरह से जीएस वगैरह के लिए हेल्पफुल हो जाता है कोई भी एग्जाम के लिए। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। बिना समय के आए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है कि पारादीप जो कि बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पे आपको स्थित है। तो याद रखिएगा, आपको महानदी पर स्थित है पारादीप। आपको याद रखिएगा, बंदरगाह आपको उड़ीसा वाला तट पे देखने को मिलता है। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है, कौन सा बायोगैस का प्रमुख अवयव होता है। तो बायोगैस का प्रमुख अवयव मेथेन गैस होता है। इसका फॉर्मूला आपको CH4 होता है। इसे मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। खासतौर से दलदली जगह पे मिलता है। बाकी ये देख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी कि N2O, जिसे हंसने वाला गैस कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रिकॉल करते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सूर्य से आने वाली विकिरण मुख्य रूप से क्या किस प्रकार का होती है। तो आपको बता दें कि वो इसका आंसर सी होगा, यानी कि प्रकाश और लघु मतलब तरंग दैर्घ्य और रक्त विकिरण होता है। हालांकि आता है लघु रेडियो तरंग के रूप में, लेकिन जब वापस मतलब इसके यहाँ से उत्सर्जित होती है किरणें, तो उससे याद रखेगा आपको दीर्घ रेडियो तरंग के रूप में आपको परावर्तित देखने को मिलता है। इस तरह से आपको ये रखना होगा। बाकी सूर्य में आपको पता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, कौन सा एक अधात्विक खनिज है। तो याद रखिएगा, ये अधात्विक खनिज के बारे में आपको बताया गया है। तो इसमें से देख लीजिए, ये आपका अभ्रक है, यानी कि सल्फर कहा जाता है, यानी कि यह एक अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है। उसी तरह से बाकी यहाँ पे रिकॉल कर लीजिए, जैसे लोहा है तो लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट्स के द्वारा किया जाता है। और ये बॉक्साइड हो गया, इससे एल्युमिनियम का आपको निष्कर्षण आपको किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से भी रिकॉल रखना होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत की उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल। याद रखिए, कौन सी आपको रबी फसल की बात कहा जा रहा है। तो रबी फसल में आपका जौ हो गया, क्योंकि गेहूं, जौ, ये आलू वगैरह ये सब जो आता है, ये सब आपको ऐसे रबी फसल के रूप में आता है। बाकी यहाँ पे बाकी ये चावल हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, ये सब आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और छठा नंबर प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम यूरोप की नदियां जो अच्छी उदाहरण है। तो याद रखिएगा, किसका अच्छी उदाहरण है। तो जल निकास का कंटिकीय पैटर्न पे आपको यह आधारित है। सातवां नंबर प्रश्न कहता है हम लोग का कि कौन सा महासागरीय धारा में कौन से शीत जलधारा, यानी कि ठंडी आपको जलधारा कौन सी है। तो याद रखिएगा, वो आपको दक्षिण अटलांटिक प्रवाह मतलब प्रवाह जो है, ये आपका ठंडी है, यानी जलधारा। बाकी इसके अलावा तीन ये सब हो गया, इसका मतलब गर्म होगा। पूर्व ऑस्ट्रेलिया गर्म हो गया, लेकिन यही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया रहता तो आपको ठंडी होता। उसी तरह से ये मोजाम्बिक के भी आपको गर्म है। कैरिबियन की जलधारा भी आपको गर्म जलधारा थी। ये सभी प्रश्न भी आपको रिकॉल है। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही सारे प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे, मतलब उसके घुमा के भी आपके एग्जाम में बनते ही रहते हैं सवाल आपके। तो चलिए अगला प्रश्न, आठवां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं कि प्राधीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसके समय में आपको बंगाल का विभाजन मुख्य रूप से हुआ था 1905 में। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के समय में आपको याद रखना होगा कि सिंचाई आयोग भी आपको हुआ था। इसके अलावा सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग वगैरह भी आपको इसके समय में बना हुआ था। बाकी यहाँ पे स्मारक संरक्षण 8 के लिए याद रखिएगा कितना में आपको देखने को मिलता है, तो 49 में है। इसके अलावा मार्लो मिंटो सुधार 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र रहा। और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की आपको क्रांति देखने को मिलता है। तो ये सभी मुख्य आपको रिकॉल करके रखना होगा। चलिए नौवां प्रश्न, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की हुई थी। तो याद रखिएगा, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने आपको किए हुए थे, जबकि गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे आपको याद रखिएगा कौन थे, तो MG आपको रनाडे थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। जबकि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इंपेरियल कैंडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की हुई थी। तो याद रखिएगा, वो आपको लॉर्ड कर्जन ने ही आपको किया हुआ था। ये देखिए लॉर्ड रिपन है। तो इसके समय में 1881 में लॉर्ड मतलब नियमित जनगणना हुआ था, जबकि पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में आपको 1872 में आपको देखने को मिलता है। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पे कालानुक्रम आपको क्या करना है, सजाना है। कौन सबसे पहले आया था, कौन अंतिम में आया था। तो लॉर्ड कर्जन, तो ये आपको 1800 ये आपको 99 से लेकर 1905 तक ले रहा था। तो यानी कि ये देख लीजिए 1905 लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो गया। तो आपका 1910 से लेकर यह 1916 तक रहा था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो गया था, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय।
तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 10 से लेकर आपको 16 तक रहा हुआ था, जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड याद रखेगा वो 16 से लेकर आपका 21 तक का। लॉर्ड इरविन 26 से लेकर 1926 से लेकर आपको 31 तक रहा था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका कालानुक्रम इसमें जो कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यानी कि आपका 1 हो गया, उसके अलावा 3 हो गया, 1 3 और 2 और 4, इस तरह से आपका ये कालानुक्रम इसका सज गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12 नंबर है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सही है। तो पहला चलिए मिलान करते हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कहता है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय क्या हुआ था सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। तो ये बात सही है, क्योंकि जो पूर्वी बंगाल के साथ जैसे असम वगैरह को मिलाया था उससे रिलेटेड है। उसी तरह से पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत भी आपको बनाया गया था। तो ये भी आपका सही है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 आपको क्या हो जाता है कि सही है। उसी 13 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज्य करो। फूट डालो और राज्य करो का नीति सबसे पहली बार आपको देखने को मिलता है लॉर्ड कर्जन के समय, क्योंकि इसने मतलब जो बंगाल का विभाजन किया था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ राष्ट्रीयता की भावना पड़ गया था, जिसके कारण कमजोर करने के लिए इसने मतलब हिंदू मुस्लिम में बांट दिया था, यानी कि फूट डालो और राज करने के लिए नीति इसने ही आपको अपनाया हुआ था। बाकी लॉर्ड डलहौजी के समय में इसके समय ट्रेन चला हुआ था। इसके अलावा डाक टिकट वगैरह भी आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में आपको देखने के वाला। शिक्षा का उड़ डिस्पैच 1854 में इसी के समय में आपको हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन सा है। तो याद रखिएगा आपको वही है मेथेन गैस, ये आपको लगभग 80% देखने को मिलता है। बाकी मतलब जो एलपीजी गैस का होता है मुख्य भाग अगर देखेंगे आपको तो नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, यही आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि ग्राफीन होता क्या है। तो याद रखिएगा वो कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होता है। बाकी कार्बन का अपरूप में अगर देखेंगे तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये एक तरह से ग्राफीन हो गया। फ्लोरीन 60 भी होता है, जिसका आकार मतलब पृथ्वी के आकार यानी कि ग्लोब के आकार आपका फुटबॉल के जैसा देखने को मिलता है। चलिए अगला 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है कि विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो देखते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म को क्या होता है कि रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो बात सही है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म की अगर सूत्र की बात करेंगे तो आपको याद रखिएगा CHCl3 होता है, ये आपको याद रखना होगा। उसी तरह से क्लोरोफॉर्म ऑप्शन 2 कहता है कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस क्या करता है कि फास्जिन का निर्माण करता है। और फास्जिन का निर्माण करता है तो फास्जिन का सूत्र होता है COCl2 होता है, ये आपका फास्जिन का सूत्र होता है। इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो दोनों के दोनों आपको कथन क्या है कि सही ही है। इस तरह से 16 का आपका देखेगा तो आंसर आपका सी हो जाता है। 1 और 2 आपको दोनों सही है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि ऑक्टेन संख्या का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा पेट्रोल की गुणवत्ता से है। जितनी ऑक्टेन नंबर मतलब जितनी संख्या ज़्यादा होगी यानी कि आपको उतना ही कम होगा। जबकि C10 याद रखिएगा C10 आपको किसके लिए होता है तो डीजल की गुणवत्ता आपको ज्ञात किया जाता है, जबकि ऑक्टेन नंबर द्वारा आपको पेट्रोल की गुणवत्ता का आपको पता चलता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न कहता है सामान्य धातु अम्ल की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, और परंतु जो धात्विक नाइट्रिक मतलब जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह क्या होता है कि आपको नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल क्या होता है कि ऑक्सीकारक होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न आते हैं हम लोग पर। यहाँ पे भी आपको देखना है, कुछ विचार करना ही है कौन सा कथन सही है। तो सही की पहचान है। मानव शरीर का 7 से लेकर 7.8 pH परास के बीच कार्य करती है। तो ये आपको क्या है कि सही है, इतना कार्य करता है। वर्षा जल का pH मान 5 कम होने पर क्या होता है जल अम्लीय वर्षा होती है। तो ये भी आपका सही है। लेकिन मुंह का pH मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय होता है, तो गलत है। मेरा pH मान बढ़ने से घटने से होता है। 5.5 का अगर मुंह का pH मान कम हो जाता है तो दंत क्षय होता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर गलत हो जाता है ऑप्शन, जबकि 1 और 2 सही है। इस तरह से अगर इसका आंसर 19 का आपका ए हो जाता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 20 नंबर कथन कौन सा इसमें से सही है। तो सही की पहचान करना है। जैसे कि देखते हैं पहला ऑप्शन है कि वायु ध्वनि में संपीड़न और विरल के रूप में तरंग का कार्य निर्माण करती है। तो ये आपका सही है। ध्वनि की प्रबलता उसकी आवृत्ति और उसके तारत्व आयाम पर निर्धारित होता है। तो गलत है, उस पर निर्धारित नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है जब कोई वस्तु ध्वनि से अधिक वेग से गति करती है तब वातावरण में मतलब सुपरसोनिक बूम उत्पन्न करती है। तो ये आपका क्या है सही है। बादलों की गर्जन की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादल तथा भूमि के बराबर मतलब परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इसका तो 1 3 और 4 आपका सही है, यानी कि 20 का ए नंबर आपका आंसर हो जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। यदि
बढ़ती जा रही मतलब क्या होता है, गति करते जा रही एक ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो कि ट्रेन की गति के दिशा में बैठा है, एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, तब उस स्थिति में गेंद क्या होगा, गेंद उस व्यक्ति के पीछे की ओर गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ऋणात्मक मंदन हो रहा है। जबकि यही त्वरण के साथ गति करता है तो गेंद आपको याद रखिएगा कहाँ व्यक्ति के आगे की ओर गिरता है, और एक समान अगर वेग के साथ अगर गति कर रहा होता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि गेंद उस व्यक्ति के हाथ में ही आकर आपको गिरता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको रिकॉल करके रखना होगा कि मंदन में पीछे की ओर होता है, जबकि त्वरण में आपको आगे की तरफ गिरता है, और समान वेग में उसके हाथ में ही गिरता है। देखिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बर्फ और उस तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, और यहाँ भी आपको देखना है कि कौन सा आपका सही है। तो चलिए देखते हैं, बर्फ का गलनांक जो होता है कि मेल्टिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, तो नहीं 373 नहीं होता, आपका 273 होता है। चलिए दोस्तों ये आपका गलत हो गया। बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने पर उसके तापमान एक समान आपको रहता है, तो बात सही है कि एक समान ही आपको रहता है। चलिए 2 हो गया सही है। इसके अलावा चलिए 3 नंबर देखते हैं, बर्फ के कणों की ऊर्जा क्या होती है कि आपको समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, तो गलत बात है, जल की ऊर्जा से अधिक नहीं बल्कि क्या होता है कि आपका कम होता है। तो 1 3 इसमें तो गलत हो गया, यानी कि सही की पहचान किया जा रहा है, यानी कि केवल और केवल आपका 2 आंसर आपका सही है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 23 नंबर है, घरों में व्यय होने वाला विद्युत यूनिट जो मापा जाता है, जो आपके घर का बिजली बिल आता है, तो आखिर यूनिट इकाई क्या होती है, तो याद रखिए वह ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि किलोवाट आपको घंटा में आपको दर्ज किया जाता है या यूनिट को। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, हालांकि 24 का यहाँ पे ऑप्शंस जो है कि टाइपराइटर द्वारा कट गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यहाँ पे भी आपको विचार करना है, और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता है, उसमें से आपको चयन करना है। तो देखते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन प्रांतों में द्वैत शासन, तो गलत हो गया, 1935 में ये नहीं था। केंद्र में द्वैत शासन आपको था, तो ये सही है। आरबीआई की स्थापना 1935 के तहत 36 में हुआ था, तो ये आपका सही है। उसी तरह से चौथा ऑप्शन है बंगाल बिहार और प्रांत मतलब बंगाल मुंबई और मद्रास में प्रांतों में द्वितीय व्यवस्था, तो ये आपका सही है। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना यानी सुप्रीम कोर्ट आया था, तो ये भी आपका सही है। इस तरह से अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि 1 2 4 और 5 हो गया, सॉरी 1 गलत है, यानी कि 2 3 4 और 5 हो जाता है। इस तरह से आपका 25 का सी नंबर आपका आंसर है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 26 पंचायती राज से संबंधित है आपका। चलिए तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश क्या की गई थी, तो उससे रिलेटेड आपको है, तो ग्राम पंचायत होनी चाहिए, कार्यकारी निकाय और जिला परिषद मतलब पर्यवेक्षी निकाय होनी चाहिए, तो बात सही है। उनके द्वारा यह कहा गया था जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य के किया जाना चाहिए, यह मतलब तो ये भी आपका सही है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ही होगा, उस समय कहा गया था। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से आपको यह देखिएगा जिला परिषद का यह आपको चुनाव होता है, तो इस तरह से उस समय के हिसाब से दोनों आपका आंसर सही है, यानी कि 26 का आपका सी नंबर हो जाता है। चलिए 27 नंबर आते हैं। यदि कोई विधेयक मतलब संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे देखेंगे हम लोग 27 का। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या है कि कम से कम 2/3 राज्यों की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो नहीं, ये आपका गलत हो गया। उसी तरह राष्ट्रपति को पूर्व सहमति से संसद में पेश किया जाना चाहिए, हालांकि वह पूर्व सिर्फ धन विधेयक के लिए होकर होता है, ये भी आपका गलत है। संसद में पेश करने से पहले अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक पीठ की मंजूरी लेनी होगी, तो ये भी जरूरी नहीं है कि लेनी ही होगी, यानी कि गलत। इस तरह से देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे आपको सही है। 27 का डी नंबर। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, फिर हम लोग का न्यायालय से संबंधित है। 28 प्रश्न कहता है मतलब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कौन सा मापदंड इसमें से नहीं है, यानी कि 4 तो होगा ही होगा, एक इसमें से कोई नहीं होगा। देखते हैं, एक या अधिक मतलब उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश लगातार कम से कम 5 वर्ष तक होना चाहिए, तो ये सही है। कम से कम 10 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट का वकील होना चाहिए, ये भी आपका सही है। राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित मतलब न्यायविद होना चाहिए, यानी कि विद्वान, तो ये भी सही है। और 40 वर्ष के अधिक आयु वाले, तो गलत बात है, यही आपका इसमें से होगा, क्योंकि इसमें एज का निर्धारण नहीं किया गया है कि मिनिमम कितना होगा और अधिकतम कितना होगा एक व्यक्ति को न्यायालय में यह मतलब जज बनने के लिए आप तो चलिए ये हो गया आपका। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय वरीयता क्रम में कौन से पहले स्थान पे आपको आता है, तो इस तरह से अगर सभी में से देखेंगे तो आपको ये हो जाता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष हो गया और मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये दोनों का लेवल एक समान ही है, तो ये पहले वरीयता क्रम में आपको देखने को मिलता है 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं।
30 नंबर हम लोग का प्रश्न कहता है कि यहाँ पर भी आपको विचार करना है और कौन सा कथन में से आपको सही है। तो चलिए भारत का देखते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यता है, तो गलत है, ये आपको 5 नहीं 4 है। उसी तरह से संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो नहीं, उसके लिए तय यह नहीं करता है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका गलत है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को विभाजन और विलय से संबंधित विवाद का निपटारा करता है, तो ये आपका क्या है कि आपका सही है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 30 का डी नंबर आपका लेवल, यानी कि सिर्फ 3 नंबर ही आपका ऑप्शन सही है। 31 कहता है विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, जो एसडीआर किसके द्वारा आपको बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा किया गया है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला 32 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का यानी कि द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंड सेक्टर जो है किससे संबंधित है, तो आपको याद रखेगा चीनी उद्योग जो है वह उसको बना हुआ है। बाकी मत्स्य पालन कृषि वगैरह तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है और बीमा वगैरह ये सब क्या होगा वस्तु परिवहन वगैरह, तो ये आपको सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय सेक्टर में आपको देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा मतलब सरकार को आय तृतीय सेक्टर से आता है और जबकि सबसे कम आपको मतलब यह प्राथमिक सेक्टर से देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियां क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा राजकोष बिल यानी ट्रेजरी बिल के इसे नाम से जाना जाता है। 34 प्रश्न है जब कीमत बढ़ने की आशा होती है तो उस समय वह सट्टेबाज जो कि निकट भविष्य में विक्रय के दृष्टिकोण से क्रय संवहन में क्या करते हैं, तो याद रखिए वैसी स्थिति में क्या होता है कि वह तेजड़िया कहलाता है यानी कि बुल कहलाता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और विनिमय क्षेत्रों को किस आधार पर आपको विभाजित किया गया है, तो इस प्रश्न का क्या हुआ कि कट गया है टाइपराइटर द्वारा, या ठीक से नहीं हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 36 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि सेलुलर श्वसन के दौरान मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज फैटी एसिड और अमीनो एसिड अपचयन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती आपको बनाता है, तो आपको याद रखिएगा कौन सा बनाता है, तो एसिटाइल मतलब आपको COO मतलब बनाता है। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि स्थलीय जंतुओं की तुलना में जलीय जंतुओं का श्वसन दर तेजी होती है। क्यों होती है तेजी होती है, क्योंकि हवा में क्या होता है कि पानी में हवा की तुलना में कम ऑक्सीजन की सांद्रता देखने को मिलती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्थलीय जो भी जलीय जीव होते हैं वह तेजी के साथ क्या करते हैं कि वह श्वसन स्थलीय के अपेक्षा। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कौन सा रोग जो कि यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा रोग जो कि मरकरी और नाइट्रेट के मात्रा ग्रहण करने से होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो गया। पारा पीने से आपको मीना माता रोग होता है और नाइट्रेट की अधिकता से आपको बुल्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जिसके अलावा याद रखिएगा आपको कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग आपको देखने को मिलता है। चलिए 39 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि डैश में पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है जो कि कोशिका के अंतःद्रव्य जालिका से मतलब जुड़ा हुआ रहता है, तो याद रखिएगा वो आपको राइबोसोम है जिसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बाकी लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली के आपको नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे कथन पे आपको क्या करना है कि निष्कर्ष करना है। तो देखिए DNA को RNA में कॉपी करना ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन कहलाता है, तो बात सही है। DNA से क्या होता है कि RNA मतलब ये आपको ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जबकि यही रिवर्स होता है, तो मतलब RNA से DNA में तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उसी तरह से आपको दूसरा हो गया DNA BNA में उपस्थित होता है, BNA नहीं टाइपराइटर के द्वारा है, DNA याद रखेगा। थाइमिन जो होता है कि आपको DNA में आपको उपस्थित होता है, क्योंकि एडेनिन के साथ में आपको क्या जुड़ा हुआ रहता है, आपको थाइमिन ही जुड़ा रहता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, जबकि साइटोसिन के साथ आपको याद रखेगा गुआनिन आपको जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के द्वारा। तो चलिए इस तरह से 1 भी आपका क्या है कि सही है और ये आपका 2 नंबर भी आपका सही है। प्लास्टिड और छोटा आकार DNA अणु होता है जिसमें बैक्टीरिया और कुछ अन्य सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो इस तरह से ये भी आपका सही है, यानी कि तीनों आपको ऑप्शन इसमें से सही है। इस तरह से देखेंगे तो आपको उपयुक्त सभी आपका हो जाता है। चलिए इस तरह से पूरा GK खत्म हुआ। अब यहाँ से आपको करंट अफेयर आपका शुरू होता है, तो चलिए करंट अफेयर के 41 से हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो 43 नंबर के एशियन समिट का आयोजन आपको कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा आपको कहाँ पे आपको, तो यह नई दिल्ली में आपको हुआ था। चलिए कौन सा इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक है, तो याद रखिएगा आपको यह अश्विनी फर्नांडीज है।
ऑपरेशन सजक नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किनके द्वारा आपको किया गया था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका 43 का आपका हो जाता है भारतीय तटरक्षक कोस्ट गार्ड के द्वारा आपको शुरू हुआ था। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 23 में भारत का स्थान आपको कितना रहा, तो याद रखिए वो आपको 40वां स्थान आपको रहा है। चलिए 45वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ मेरे पास टाइपिंग मिस्टेक है जो कि 55 लिखा गया है, 45वां है। संपूर्ण भारत में रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना आपको शुरू की गई है, तो अमृत भारत स्टेशन आपको योजना शुरू हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से आपको संबंधित है, तो याद रखिए वह यूपी से संबंधित है। तो भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी आपकी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो याद रखिए वो आपको कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो आपको 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चलिए 48 नंबर आते हैं। 54वां टाइगर रिजर्व किसे आपको घोषित किया गया है, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये आपको वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो गया है जो कि मध्य प्रदेश है। टाइगर स्टेट भी आपको नाम से मध्य प्रदेश ही आपको जाना जाता है। चलिए टेलीस्कोप मतलब यह है टेलीसोस 2 मिशन किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आपको लॉन्च किया गया है, तो याद रखिए वो आपको इसरो के द्वारा किया गया। और अंतिम प्रश्न है 50 नंबर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया, अब यह किस नाम से जाना जाता है, तो आपको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमारा आज का सेट कंप्लीट हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलिए अगला वीडियो के साथ सेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।